तो आप देख सकते हो, जैसे मैं बॉडी को क्लोज रखता हूँ, हाथ ऐसे ही रखता हूँ। पहले मैं ऐसे बैठता था कि हाँ मतलब क्या है, यू नो, एनर्जी मेरी काफ़ी लाउड थी, अब बहुत कंटेन्ड है। ये जो इतना बड़ा चेंज आया है, जो इतना बड़ा शिफ्ट आया है, कैसे ट्रिगर हुआ? देयर मस्ट बी अ ट्रिगर। तो मैं बहुत ही हैवी लड़का था, बहुत ओवरवेट था, तो मेरी रोज़ डेली 1st to 12th मेरी पूरी बुलिंग हुई है। मैंने बहुत बार फ्लैग भी कराई, मेरे को चाहिए तो चाहिए, आप भाड़ में। वो जो एक नॉट बन गया ना बीच में, मैं उसमें फंस गया, और वो नॉट से बाहर आना इज सो डिफिकल्ट फॉर मी कि कई बार मैं इतना ओवरथिंक कर जाता हूँ कि लोगों के लिए इंटीमेसी इतनी ईजी है, मेरे लिए इतनी टफ क्यों है कि मैं 10 थॉट में जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ इरादे। आई एम इरा, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और आपकी होस्ट। इस सफर में जहां हम उन टॉपिक्स पर बात करते हैं जो अक्सर छुप जाते हैं मगर हमारी मेंटल हेल्थ पर गहरा असर छोड़ते हैं। आज हम एक ऐसे मेहमान के साथ हैं जो सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं बल्कि एक इंस्पिरेशन भी है। वो एक फिल्म मेकर, रैपर और एक्टर हैं। दुबई में पले बड़े हैं लेकिन दिल और रूट्स इंडिया से जुड़े हैं। उनका क्रिएटिविटी का सफर और मेहनत एक मिसाल है, लेकिन हर स्पॉटलाइट के पीछे एक साया होता है। 2 साल पहले एक चैलेंजिंग रोल से उनकी जिंदगी में बहुत बदलाव आया और उन्होंने अपनी मेंटल हेल्थ पर जो असर महसूस किया उसने उन्हें कैमरा से दूर कर दिया। आज वो अपनी कहानी खुद हमारे साथ शेयर करेंगे। सो लेट्स वेलकम मिस्टर ओमकार सिंह, नोन एज ओमी। हेलो ओमी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? मैं ठीक, नमस्ते। नमस्ते। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। मैं भी पंजाबी हूँ, आप भी पंजाबी हाँ हो, जी। तो अगर आपका दिल करे तो हम पंजाबी में बात कर सकते हैं, उर्दू में बात कर सकते हैं, हिंदी में बात कर सकते हैं। आपको जैसा कंफर्टेबल फील हो वैसे हम बात कर सकते हैं। थैंक यू, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। हिंदी, आई थिंक मेरी मॉम हिंदी टीचर है, तो हिंदी मेरी थोड़ी सी अबव है देन एवरीथिंग एल्स। वाओ, ओके। सो आई थिंक आई वुड प्रेफर हिंदी। हिंदी सो इज वेरी। फील फ्री, हाँ जी, फील done। फ्री। तो मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, हाँ आप जी। प्लीज हमारे लिसनर्स को अपना बिट ऑफ बैकग्राउंड बताएं। हाँ आप जी। फिल्म मेकर भी हैं, एक्टर भी हैं, रैपर जी। भी हैं, मैंने आपके सॉन्ग्स भी सुने हैं। वाह, लवली। यस। क्या बात है। तो प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम ओमी है, यस। और मैं गाने बनाता हूँ, फिल्में बनाता हूँ और एक्ट भी करता हूँ। ये सफ़र मेरा शुरू हुआ था कॉलेज में, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था। हाँ जी। अच्छा, मैं ये वो वाला काम हो गया कि इंजीनियरिंग से डायरेक्टली मैं जा रहा हूँ। हाँ जी, आपको कहीं ना हाँ। कहीं अपनी पहचान वहीं मिलती है हाँ। ना। वो स्क्रू ड्राइवर लगाते लगाते आप कहते हो यार ये भी एक्टिंग है, तो चलो एक्टिंग ही कर लेता हूँ थोड़ी सी। अच्छा। तो कहीं ना कहीं वहीं से मेरा सफ़र शुरू हुआ, हाँ। और बचपन से मैं हिप हॉप की तरफ बहुत इंक्लाइंड था, तो वहाँ से मेरा म्यूज़िकल एस्पेक्ट चालू हुआ। मैं काफ़ी आर्टिस्ट को सुनता था, और मेरा प्यार बस म्यूज़िक मेरे लिए एस्केप था टेक्निकली फ्रॉम द Okay. थिंग्स दैट आई वाज गोइंग थ्रू एज अ चाइल्ड। आई थिंक म्यूज़िक वाज अ बिग एस्केप फॉर मी। तो कहीं ना कहीं वहाँ से मेरी म्यूज़िक की शुरुआत हुई, वहाँ से फिर एक्टिंग भी आई, और इवेंचुअली फिर मैंने कहा कि कैमरा का भी काम चालू करते हैं, वहाँ से फिर फिल्म मेकिंग चालू हुई। तो टेक्निकली अभी मैं तीनों चीज़ें कर रहा हूँ। तो अब और इंजीनियरिंग नहीं, बाय तभी बोल दिया वो तो था। बाय हो गया कब का। अच्छा अच्छा। वो चैप्टर अब क्लोज्ड है मेरे लाइफ का। हाँ ठीक जी। है, सही है। तो आपको ये इस फील्ड में सबसे ज्यादा आपको इंस्पायर किसने किया, और या किस चीज ने या किस बंदे ने इंस्पायर किया? मेरे को 2 लोगों ने बहुत इंस्पायर करा है। एक रणवीर सिंह है, मैं पैकेट ऑफ एनर्जी। पैकेज ऑफ एनर्जी, बेशुमार मोहब्बत करता हूँ मैं उस बंदे से। वाओ। मतलब इट्स अनकंडीशनल लव फॉर दैट पर्सन। ओके। दैट इज रणवीर सिंह, एंड फॉर मी यो हनी सिंह अगेन। पाजी। पाजी के फैन हो आप। अगेन अनकंडीशनल लव, बेशुमार मोहब्बत, 2 मेरे आइडल्स हैं ये, और कहीं ना कहीं इन्हीं को देख के मैंने अपना सफ़र चालू करा, तो दे आर माय आइडल्स। वाओ, इंटरेस्टिंग। मैं एक्चुअली I would tell the audience कि ओमी was introduced to me through our mutual friend. तो उस फ्रेंड ने जब ओमी के बारे में मुझसे बात की तो उसने कहा कि ओमी was someone कि हम बोलते थे कि तू रणवीर सिंह है, कि इतनी एनर्जी उसमें थी कि वो रणवीर सिंह के नाम से जाना जाता था अपने दोस्तों में। 100%। लेकिन उसने बोला कि फिर एकदम से वो गायब हो गया, और उसकी एनर्जी वो सारी पता नहीं कहाँ चली गई। एंड दिस इज वेयर लाइक माय माइंड वाज लाइक ओके, maybe introduce me to him and let's maybe talk with him on our podcast. Yeah, I mean, I was known as रणवीर सिंह। मेरे को सब रणवीर सिंह बोलते थे। मैं वैसा ही लुक रखता था, हर उसकी मूवी जो चेंज होती थी मैं वैसे ही चेंज अडाप्ट करता था अपने लुक्स के ऊपर, और वैसी एनर्जी लेके हर जगह रूम में एंटर करना, सबसे जाके गले मिलना, हाथ मिलना, ऑल ऑफ दैट
इट वाज क्रेजी। फिर मेरे लाइफ में एक शिफ्ट आया, बहुत ट्रिमेंडस शिफ्ट आया। वो 2-3 साल, आई थिंक 2022, 2023, 2024, ये 3 साल की वजह से जो मैं अब हूँ, तो आप देख सकते हो जैसे मैं बॉडी को क्लोज रखता हूँ, हाथ ऐसे ही रखता हूँ। तो पहले मैं ऐसे बैठता था कि हाँ मतलब क्या है, यू नो, एनर्जी मेरी काफ़ी लाउड थी। अब बहुत कंटेन्ड है, और जिनको दिखानी है बस उन्हीं के आगे मैं खुलने की कोशिश करता हूँ। पूरा नहीं खोलता, घर वालों के आगे भी नहीं खोलता, अपने पार्टनर के साथ भी नहीं खोलता। बहुत ही कैलकुलेटिव हूँ मैं अब कि मेरे को किसको कितना दिखाना है। तो ऐसा मेरा अब सिनेरियो हो चुका है, जो सब लोग देखते हैं, सब लोग मेरे को फीडबैक भी देते हैं उस चीज़ पे कि क्या हो गया उम्मीद तुझे। जो नए लोग मिलते हैं उनको ये बड़ा पसंद आता है कि ये शांत है, बड़ा ही क्वाइट लड़का है, बहुत ही तमीज़दार लड़का है। पहले वाले मेरे को जानते हैं एज अ बदतमीज़, राउडी, केयर फ्री बंदा जो कॉलेज के अंदर फर्स्ट फ्लोर से छलांग मार दिया करता था नीचे। क्लास के लिए लेट हो रहे हैं, सीढ़ियों से क्यों जाना, ऊपर से छलांग मार। हाँ, ऐसा था मैं फुल टाइम। तो Full. बस फिर आप बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हो। बहुत ज़्यादा चेंज। मुझे मतलब जब मैं आपकी फ्रेंड से बात कर रही थी तो मैंने कहा मे बी लाइक वी शुड टॉक टू ओमी। तो उन्होंने बोला कि आई एम नॉट श्योर कि अगर वो रिलायबल होगा कि हम उनके साथ टाइम ले पाएंगे। तो मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों? तो कहते कि वो बहुत ज़्यादा ना अपने आप में रहता है, लाइक ही इज़ वेरी क्वाइट, ही इज़ वेरी लाइक विड्रॉन, सोशली विड्रॉन। सो दैट्स अ बिग थिंग, एक शिफ्ट आना। तो आई नो ओमी इट्स अ वेरी पर्सनल टॉपिक, एंड मैं चाहूँगी कि मैं कोई भी कॉन्फिडेंशियलिटी ना ब्रीच करूँ, और मैं कोई ऐसा क्वेश्चन ना आपसे करूँ कि जो बहुत ही ज़्यादा पर्सनल हो। सो प्लीज़ फील फ्री टू टेल मी कि अगर मैं कुछ ऐसा पूछ लूँ या कोई ऐसी बात कर दूँ जो आपको हमसे शेयर नहीं करनी, तो प्लीज़ लेट अस नो। एनी टाइम, कोई टेंशन नहीं। ओके या सो टेल अस अबाउट कि ये जो इतना बड़ा चेंज आया है, जो इतना बड़ा शिफ्ट आया है, कैसे ट्रिगर हुआ? देयर मस्ट बी अ ट्रिगर। देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रिगर टू इट। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू में बताता हूँ, बहुत डिटेल में जाऊँगा बिकॉज आई हैव अ फ्यू क्लॉजेस दैट आई कांट शेयर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट प्रोजेक्ट आई वाज डूइंग, बट आई वाज डूइंग अ प्रोजेक्ट। मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा था, एक फीचर फिल्म जो अभी सीरीज़ बन चुकी है, सून टू रिलीज़। बट ये तकरीबन 2 साल पहले हमने शूट करनी चालू कर दी थी, 2021 में शूट करनी चालू करी थी, तो 3-4 साल हो गए उसे। मतलब बहुत ही लंबा प्रोजेक्ट था, बहुत ही मेरे दिल के बेहद करीब प्रोजेक्ट है वो। मेरा बचपन से सपना था एक्टर बनने का। मेरा पहला ट्रिगर जो आई थिंक लाइफ में आया था बदलने का, जो मैं एक शांत स्वभाव आदमी से रणवीर सिंह बना, वो था मेरी बचपन की जो स्कूल में बुलिंग हुई थी। तो मैं बहुत ही हैवी लड़का था, बहुत ओवरवेट था, तो मेरी रोज़ डेली 1st to 12th मेरी पूरी बुलिंग हुई है। मैंने बहुत बार फ्लैग भी कराई, स्कूल में भी फ्लैग करा, पर स्कूल्स ने कभी उस चीज़ को सीरियसली लिया ही नहीं। उनको लगता था कि बड़ा सेफ कंट्री, तो यहाँ पे कुछ होता ही नहीं होगा। बट कहीं ना कहीं होता है, वो बहुत इंटेंसिव नहीं होता, पर अगर किसी ने कुछ बोल दिया, मैं वो बंदा हूँ जो वर्ड्स पे बहुत बिलीव करता है। एक्शंस मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो मेरे को लगता है एक्शंस कहीं ना कहीं वर्ड से भी डिराइव होते हैं। वर्ड्स पहले दिमाग में चलते हैं, आदमी फिर उस पर एक्शन लेता है। तो अगर आपके वर्ड्स क्लियर हैं तो आपके एक्शंस भी क्लियर रहेंगे। यू आर अ वेरी वर्बल पर्सन। वेरी वर्बल पर्सन। मतलब अगर किसी ने मेरे से गलत टोन भी ले ली, मैं कई बार उसको 10 बार ओवरथिंक कर जाता हूँ। ओके। तो मेरे लिए वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने आप को इस तरीके से प्रोग्राम करा हुआ है कि मैं जो भी बोलूं वो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में 10 बार फिल्टर होके ही बाहर निकलता है। ये अब से है या शुरू से ही आप कह रहे हो कि तब आई से थिंक है? इसको 3-4 साल तो हो गए हैं अब, जब से मेरे को शब्दों का एहसास पता चला कि कितना इम्पोर्टेंट है। मेरे को किसी को गाली देना या किसी को आई लव यू कहना, वो कहाँ तक उस बंदे के दिल या दिमाग तक पहुंच सकती है। जब मैंने ये बात जानी, यू आर वेरी सेंसिटिव अबाउट इट। बहुत सेंसिटिव हूँ मैं उस चीज़ को लेके। तो मेरा पहला शिफ्ट वो आया, बट सबसे बड़ा शिफ्ट आया जब मैं बॉम्बे गया। मैं वहाँ एक्टर बनना चाह रहा था, मैं एक्टिंग के लिए सारी प्रिपरेशंस कर रहा था, फुल फ्लेज जा रहा था। आई हैड गॉन टू दिस वंडरफुल एक्टिंग स्कूल कॉल्ड एक्टर्स ट्रूथ, जहाँ पे मेरा कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ। वो हमें सिखाते हैं कि 100% ऑनेस्ट कैसे रहना है लाइफ के अंदर। आपको हर पल 100% जीना है, चाहे आप सैड हो, आप हैप्पी हो, आप एंजाइटी में हो,
वो 100% फील करना है एज एन एक्टर। आपका काम ये नहीं कि लाइट्स कैमरा एक्शन मैं तभी कर रहा हूँ, नहीं, आपको पूरी जिंदगी जीना है। और मैं उस क्लास में इतना अटेंटिव था, इतना एक्स्ट्रा एफर्ट वाला था और इतना थे आप बहुत। हाँ, इतना इन्वॉल्व था। कहीं ना कहीं वॉना भी था कि मेरे को सबसे बेस्ट स्टूडेंट बनना है ना, तो टाइम पे आना, सब कुछ करना। तो वो हर एक बात जो, मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, वो उसकी क्लास कहीं ना कहीं 40-50 हज़ार रुपए की थी। मेरे लिए वो बहुत मायने रखता था कि मेरे जेब से वो गया है, तो मैं बहुत ही एक्स्ट्रा था उस क्लास के अंदर, करना है, मैक्सिमम उससे मैंने लेना है। तो वो पूरा मैंने ना अपने अंदर समा दिया कहीं ना कहीं। और जब वो हुआ, आई थिंक 1 साल बाद मैं जिंदगी को वैसे ही जीने लग गया। तुरंत तभी मेरे पास एक रोल आया कि आपको ये रोल प्ले करना है। एक कैरेक्टर है जो थोड़ा सा डार्क है, जो वायलेंट है, और मैं बहुत इन डेप्थ नहीं जाऊंगा, बट कहीं ना कहीं फिजिकली बहुत अब्यूजिव है और एक मेंटालिटी से कहीं ना कहीं डिराइव्ड है, और उसके अंदर ये बाउंड्री कहीं ना कहीं उसको समझ नहीं आती यस और नो की। और जब वो कैरेक्टर, मैं वैसा इंसान तो हूँ नहीं, और मेरे लिए सेक्सुअलिटी बहुत स्पिरिचुअल है, मतलब इट इज़ अ टॉपिक फॉर मी जो मैंने अपने फादर के साथ भी बहुत ओपनली डिस्कस करे। माई फादर इज़ वेरी ओपन टू मी अबाउट इट। तो मैंने जब उनके साथ भी डिस्कस किया, उन्होंने मेरे को समझाया कि कहीं ना कहीं ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन है ना, दैट फीलिंग ऑफ इंटिमेसी, यू आर 100% इन्वॉल्व। जो एक्टर्स अचीव करना चाहते हैं इन देयर लाइफ, वो एक ऐसी एक्टिविटी जब 100% इन्वॉल्व होते हो। अब मेरे को एक ऐसा कैरेक्टर प्ले करना था जो 100% अपने लिए है, पर पार्टनर के बारे 2 बार नहीं सोचता कि वो हैप्पी है, सैड है, एग्रेसिव है, डिप्रेस्ड है, व्हाट आर दे फीलिंग, पेन। तो वो जो रोल था दैट वाज मोर एग्रेसिव टुवर्ड्स द पार्टनर, नो बाउंड्रीज, नो कंसेंट, नथिंग। मेरे को चाहिए तो चाहिए, आप भाड़ में जाओ। वो ऐसा कैरेक्टर था। और उस कैरेक्टर की पर्सनल कुछ लॉसेस हैं जो इवेंचुअली फिल्म में दिखेंगे। वो लॉसेस को फील करने के लिए मैंने कई ऐसी एक्टिविटीज़ अपने पर्सनल लाइफ में कर दी कि मैं थोड़ा सा ट्रिगर हो जाऊं या वो लॉस फील करूं, ये सब करूं। और टू गेट इनटू दिस रोल, जो एक वायलेंट कैरेक्टर है, मैंने कहीं ना कहीं वायलेंस देखना चालू कर दिया। और आपको पता है ना, वो स्पाइरल हो जाता है आदमी की, जो चाहता है वो उसी चीज़ को अट्रैक्ट करता है। तो मैंने अपनी लाइफ को इतनी वायलेंटली बेस कर दी। आई स्टार्टेड वॉचिंग वायलेंट इंटीमेसी टू अंडरस्टैंड व्हाट पीपल फील लाइक और हाउ दे थिंक लाइक। और वो कैरेक्टर कहीं ना कहीं मेरे अंदर आ गया कि जिस दिन मैंने वो शॉट दिया कैमरा के आगे, जब कट हुआ तो वो एक्ट्रेस रो रही थी, तो मेरे अंदर वो सेंस ऑफ ईगो आया कि यार सही परफॉर्म कर दिया मैंने ये सीन। बट वो स्पाइरल कर गया मेरे दिमाग के अंदर थ्रू आउट कि कहीं मैं ऐसा इंसान तो नहीं हूँ। और वो एक थॉट ने मेरे, आई थिंक, जिंदगी के 2 साल उसने मेरे बहुत खराब करे। उससे एक थॉट ने, और थॉट था कि कहीं यही तो मेरी पर्सनालिटी नहीं है। क्वेश्चन आ गया कि मैं कहीं मेरी असलियत यही तो नहीं है, कि एक्टर की तरह 100% करना था ना, तो मैंने 100% परफॉर्म कर दिया। मेरी एक्ट्रेस कन्विंस्ड है मेरे से। एज एन एक्टर आई परफॉर्म ब्रिलियंटली, पर कहीं ये ओमी तो नहीं है जो आज बाहर आया है। वाओ। और उस चीज़ की वजह से मेरी पर्सनल लाइफ ख़राब हुई, मेरे रिलेशनशिप्स ख़राब हुए। इट टुक अ ह्यूज टोल ऑन मी वेयर मेरे को ऐसा लगता था कि अगर मैं किसी को हग कर रहा हूँ तो क्या वो मैं कंसेंट से कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, या वाओ। सो ये सारे असरात ये आने शुरू हो गए। सबसे पहले तो ये ओवर थिंकिंग कि यही तो मेरी सच्चाई नहीं है, यही मेरी सच्चाई तो नहीं है। उसके बाद हमने एक और शॉट करा था उसके अंदर, जहाँ एक आर्ग्यूमेंट होती है और उसके अंदर ना 10-15 टेक हुए थे। जो टेक सबसे ज़्यादा पसंद आया था डायरेक्टर्स को, उसके अंदर ना मैं बड़ा एक वायलेंट मूवमेंट करता हूँ थप्पड़ मारने की, ठीक है। वो भी मेरे को स्पाइरल कर गया कि यार मैंने बाकी टेक में तो नहीं करा, बट उस सीन के अंदर आई हैड यूज्ड अल्कोहल फॉर माई सेल्फ एज वेल। उस सीन को करने के लिए, उस सीन को करने के लिए आई हैड यूज्ड अल्कोहल फॉर माई सेल्फ, कि मैं रिलैक्स हो जाऊँ, मैं शायद और कैरेक्टर में घुस जाऊँ ये। और वो आई थिंक 13th या 14th टेक था, तो मेरे को तो वो टेक ज़्यादा याद नहीं है मैंने कैसे दिया था। पर जब वो टेक आया था वो बहुत अच्छा लगा, पर उस टेक में मेरा हाथ उठ गया था। मेरा वो स्पाइरल कर गया कि कहीं मैं ये तो नहीं हूँ, और कल को मेरी शादी हो जाए और कभी मैं ऐसी पार्टी से आया हूँ, मेरी कोई आर्ग्यूमेंट हो जाए, कहीं मेरा हाथ ना उठ जाए। मैंने जिंदगी में कभी ऐसा बिहेव नहीं करा है। And I've been a Punjabi in my life, I've partied, I've lived my life. कभी ऐसा नहीं करा। वो मेरे को समझ ही नहीं आया है कि कहीं एक कैरेक्टर है या ये मैं हूँ। और वो जो एक नॉट बन गया ना बीच में, मैं उसमें फंस गया। और वो नॉट से बाहर आना इज सो डिफिकल्ट फॉर मी कि कई बार
मैं इतना ओवर थिंक कर जाता हूँ कि लोगों के लिए इंटीमेसी इतनी ईजी है, मेरे लिए इतनी टफ क्यों है कि मैं 10 थॉट में जाता हूँ कि यार मैं कैसा हूँ, मेरे पास कंसेंट की कितनी लाइन है, मैं अभी इसका हाथ पकड़ूँ कि नहीं पकड़ूँ, या ये ओवर हो जाएगा। कहीं ये चाहती है कि मैं इसका हाथ पकड़ूँ या ना पकड़ूँ। इवन इफ आई हैव टू किस माई पार्टनर, आई हैव टू थिंक 1,000 times that is this the right time or is this not the right time, or am I crossing the line? And if I cross the line, I will become that person who I was in the film. You've been through so much. And I don't know, people don't realize that how much a thought can build on Yes. someone, but that thought has, till date I struggle with that thought, and it just messes up my personal life a lot at times. I've tried to navigate it through. कभी कभी मैं कर जाता हूँ, मैं उस थॉट से बाहर आ जाता हूँ, पर अक्सर मैं उस थॉट में फंस जाता हूँ और उसके बाद मेरे को एंड ही नहीं दिखता उस थॉट का, वो बस चल ही जा रहा है। बिल्कुल डेड एंड होता है ना, आप जब स्पाइरल स्टार्ट होता है, इसको हम कैटास्ट्रोफाइजिंग बोलते हैं, कि जब वो स्टार्ट होता है, एक सोच आपके जहन में आई और आप बस खुद को रोक ही नहीं पा रहे, आपको पता है कि लॉजिक कोई नहीं है इसके पीछे, लेकिन वो ओवर थिंकिंग नहीं खत्म हो रही, वो नहीं खत्म होती, वो खत्म ही नहीं होती, और वो अपनी एक दुनिया बन जाती है, और आप 10 सिनेरियो सोच लेते हो और आप अपने पार्टनर को इमेजिन करने लग जाते हो किसी और के साथ, वहाँ पे कितना कंसेंचुअल होगा, मेरे साथ तो सब खराब ही होना है। व्हाट इफ अगेन वही जो है ना, व्हाट इफ के क्वेश्चन जो है, ढेरों ढेर क्वेश्चन बस नॉन स्टॉप आ रहे हैं दिमाग के अंदर, नॉन स्टॉप आ रहे हैं, कोई ब्रेक ही नहीं है उस पे, और ब्रेक लेने के लिए मैं सो जाता हूँ। ओमी, दिस इज सो मच। आप इतने डिफिकल्ट टाइम से गुजरे हो और 2 साल हो गए आपको इस सारे चैलेंजेस से गुजरते हुए। 2 साल तो हो गए। तो पर्सनल रोमांटिक लाइफ आपकी ऑब्वियसली डिस्टर्ब हुई, इसके अलावा वर्क लाइफ पे आपका क्या इम्पैक्ट गया उसका? क्योंकि लेट्स से कि आई अंडरस्टैंड कि वो जो एक्टिंग स्कूल में जब हम जाते हैं, यू नो बेटर, कि वहाँ पे आपको चीज़ें ये सिखाई जाती है कि यू नीड टू लिव योर इमोशन, कुछ भी फील कर रहे हो ना, बस उसको अंदर से फील करके आपने उसको परफॉर्म करना है। तो जब वो एक कैपेसिटी आ गई आप में, आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि इतने लेवल तक कि वो आपके दिमाग के सुकून को इतना ख़राब कर गया, तो फिर आपको ये नहीं लगा कि मैं तो बहुत अच्छा एक्टर बन गया हूँ? मेरे को लगा। अच्छा। मेरे को आज तक लगता है। अच्छा। मेरे को कई बार मेरे को लोग ये कहते हैं कि तेरी फिल्म अभी तक तो आई नहीं, तो अपने आप को इतना एक्टर क्यों बोलता है? मैं कहता हूँ क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मेरे को कैमरा की ज़रूरत नहीं प्रिटेंड करने के लिए, मैं कभी भी कर सकता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी इतने हाइटेंड इमोशन पे जी रहा हूँ, मेरे को बहुत मज़ा भी आता है उसके अंदर, और दिक्कत ये हो जाती है कि जो ओवर थिंकिंग होती है ना, उसमें भी मज़ा आने लग जाता है, क्योंकि मैं 100% फील कर रहा हूँ ना उसको। मेरे को ट्रिगर ही उस तरीके से करा गया, या बिल्ड ही उस तरीके से करा गया कि मेरे को जो भी फील हो रहा है मेरे को उसमें एंजॉय करना है। तो वो थॉट आता है कि यार मैं अच्छा एक्टर बन गया है ये सब, पर वो पर्सनल लाइफ पे इफेक्ट कहाँ कर गया कि मेरे को अब कैमरा के पीछे रहना अच्छा लगता है, कैमरा के आगे जाने में डर लगता है मेरे को, कि मेरे को और थॉट्स नहीं चाहिए अब कि कुछ नया रोल पकड़ूं, मेरे को कोई नया थॉट आ जाए फिर मैं उसमें फंस जाऊं, उसके बाद कोई नया थॉट आ जाए उसमें फंस जाऊं। तो मेरे को अब कैमरा के पीछे छुपने में ज़्यादा मज़ा आने लग गया, कंफर्ट फील होता है, जो कि मेरे को बॉदर भी करता है, ऐसे नहीं करता, क्योंकि मैं जब बुली होके घर आता था, अपनी मॉम के पास लेटता था, मॉम मेरी सो जाया करती थी, और मैं चादर के नीचे छुपता था, और मैं एक सोल्जर की तरह एक्ट करता था, है ना, बाहर निकलना, ऐसे देखना कहाँ है सारे दुश्मन, उनको ऐसे गोली गोली मारना, और फिर छुप के ऐसे बिहेव करना कि बिकॉज आई कम फ्रॉम एन आर्मी बैकग्राउंड, तो मेरे लिए कहीं ना कहीं वो मेरा फर्स्ट कैरेक्टर था जो मैं प्ले करता था छुप छुप के घर के अंदर, और फिर वो करते करते सो जाया करता था। वो मेरा डेली का रूटीन था। तो मेरे जहन में था कि मेरे को यही करना है, चाहे वो स्टेज हो चाहे वो कैमरा हो, मेरे को परफॉर्म ही करना है। पहली परफॉर्मेंस के बाद इतना डर आ गया मेरे अंदर कि अब मेरे को डर लगता है कि मैं कोई नया कैरेक्टर उठाऊं। वो कैरेक्टर का ट्रॉमा मेरे अंदर क्यों आ जाता है मेरे को समझ नहीं आता वो, एंड आई स्टार्ट लिविंग दैट ट्रॉमा ऑफ द कैरेक्टर। तो उसके बाद मैं डर गया। इसके तो बहुत ज़्यादा असरात हुए हैं आपकी पर्सनल लाइफ पे, आपकी मेंटल डिस्ट्रेस पे, आपका प्रोफेशनल लाइफ पे, सारे लिहाज से आपकी फंक्शनिंग इससे ख़राब हुई है। हाँ, तो आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि ये हुआ क्यों? एंड देन आई विल टेल यू लाइक माय ओपिनियन।
क्योंकि ऑब्वियसली अगेन पहले आपसे स्टार्ट करते हैं, आपको क्या लगता है कि क्यों हो रहा है ये सब कुछ? क्योंकि बहुत सारे लोग एक्टिंग स्कूल में जाते हैं, बहुत सारे लोग बहुत फील करके भी एक्ट करते हैं, और बहुत सारे लोग इन चीज़ों को एक्सपीरियंस भी करते हैं। अगर आप न्यूज़ से अगर आप फेमिलियर हो तो आजकल बहुत हेडलाइन बना हुआ है, वो एक मूवी आई थी ना, इट एंड्स विद अस। It ends with us. So I have not seen it. ओके, इट एंड्स विद अस, इट्स लाइक सेम प्लॉट है जो आपने हमसे शेयर किया है, और उसमें जो उनके काफ़ी एक्ट्रेस और जो हीरोइन और हीरोइन के एलिगेशंस एक दूसरे के ऊपर चल रहे हैं। ब्लेक लाइवली वाली movie. ब्लेक लाइवली वाला, okay, ठीक है। हाँ. तो वो गाय का मैं एक इंटरव्यू देख रही थी कि उसमें उसने एक्सप्लेन किया कि बहुत सारे दिन जब मैं घर वापस जाता था, I was not able to come out of that character. Yeah. I started to live that character. मेरे को याद है, मैंने तकरीबन मूवी शूटिंग ख़त्म होने के 8 महीने बाद मैंने डायरेक्टर को टेक्स्ट करा था कि आज ये कैरेक्टर मेरे अंदर से निकला है। पर जब भी आपके अंदर से कैरेक्टर निकलता है वो एक मार्क छोड़ जाता है कि आपने जिया है वो। और ये जो वो मार्क छोड़ के गया मेरे लाइफ के अंदर, हाँ. ये बहुत ही मेरे हिसाब से बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मार्क छोड़ के गया। सही। तो आपका क्वेश्चन ये था कि बहुत लोग ये हाँ. फील्ड में आते हैं, हाँ, बहुत हाँ. लोग ये चीज़ करते हैं, लेकिन मेरे हर साथ कोई तो यार। मे बी इस तरह Yeah. से नहीं एक्सपीरियंस करता ना। मेरे को मेरा जो केस लगता है वो मेरे को ये लगता है कि मैं ना बहुत ओवर एंथुजियास्टिक था। ओके। 19 साल 20 साल के अंदर आदमी बहुत ओवर एक्साइटेड होता है। वो ओवर एक्साइटमेंट में ना मेरे को मेरी खुद की पर्सनल बाउंड्रीज पता नहीं थी कि मैं कितना किसी चीज़ को फील करूं, क्या करूं। और जो भी मेरे को जो बात कहता था ना वो मेरे को सच लगती थी। और मेरे को था कि अच्छा ये बनना है ना मेरे को, तो ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने सारी एडवाइसेस ली, पर मेरे एक्टिंग स्कूल में उन्होंने एक और बात बोली थी मेरे को कि एवरी एक्टर शुड हैव अ पर्सनल डाइटिशियन, पर्सनल ट्रेनर एंड अ थेरेपिस्ट। ओके। मैंने वो पहली 2 चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर करी, थर्ड चीज़ मैंने कंसिडर ही नहीं करी। सही। और मेरे को लाइफ में जब भी प्रॉब्लम होती है मैं अपने पापा के पास जाता हूँ और उनसे डिस्कस करता हूँ। सही। हाँ. कि ये चीज़ मैंने उनसे डिस्कस करना इम्पोर्टेंट ही नहीं समझा, क्योंकि मेरे को लगा कि यार मेरे को इस चीज़ से कोई भी नहीं निकाल सकता। I'm so sorry. क्योंकि और मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि यार ये एस्पेक्ट ऑफ लाइफ मैं कैसे डिस्कस करूँ किसी से, कि मैंने ऐसा कैरेक्टर प्ले करा है जिस चीज़ को मैं इतना स्पिरिचुअल मानता था, वो एकदम ही ऑपोजिट कैरेक्टर प्ले करा है मैंने। तो मेरी तो फाउंडेशन ही मेरे को हटानी पड़ी टू प्ले दिस कैरेक्टर। अब उस फाउंडेशन के बाद मेरे पास ना ये फाउंडेशन बची और ये फाउंडेशन बची, तो मैं बीच में स्टक हूँ कि मैं अप्रोच कैसे करूँ इस चीज़ को। और फिर ये भी आ जाता है ना, देखो हमारे सोसाइटी में आई अंडरस्टैंड, लेकिन आदमियों के ऊपर जो प्रेशर है ना वो डिफरेंट टाइप का है। आदमियों के ऊपर प्रेशर जो है कि आपको स्ट्रांग ही रहना है, यू कैन नॉट बी वल्नरेबल। आप कैसे भाई तू एक्टिंग करके आया है, जस्ट गेट ओवर इट, राइट। तो ये तो बहुत कॉमन थीम है ना हमारे। अरे अकेला क्यों बैठा, लड़के थोड़ा रोते हैं, हाँ, या लड़के थोड़ा सैड होते हैं, चलो काम पे जा, हाँ, ये कर वो कर। तो आपने ओपन अप ही नहीं किया इस बारे में? ओपन अप ही नहीं किया। मैं अपने यार दोस्तों से भी बात करता था, कहते थे कि यार भाई हमें ऐसे कमाना है, हमें लाइफ में सेटल होना है, ये होना है वो होना है। वो सब तो करते रहेंगे जिंदगी भर। मैं उस तरफ भी चलूं कैसे जब मैं इधर ही ब्लॉक हो गया। और इमोट करने के लिए मेरे घर में बहुत ही हेल्दी माहौल है, मतलब मैं अपने फादर के आगे तो बहुत ही अच्छा खासा इमोट कर पाता हूँ। पर मेरे को अक्सर ये फील होता है कि मैं जब भी किसी को इमोट करता हूँ ना, सब मेरे को सिंपैथी से देखते हैं। यार मेरे को सिंपैथी नहीं चाहिए मेरे को सिंपैथी। अरे यार ठीक हो जाएगा। अरे ठीक ही तो नहीं हो रहा, मेरा माइंड ही तो ठीक नहीं हो रहा, ये थॉट ही तो ठीक नहीं हो रहा। तो मेरे को सिंपैथी नहीं चाहिए। सिंपैथी से मेरे को और वो लगता है कि यार मैं हाय बेचारा बन के रह गया। एंड एज अ मैन इट इज इवन मोर क्रेजियर टू एक्सप्रेस टू पीपल। वो कहते हैं अरे कुछ नहीं होता यार, कुछ नहीं होता, आजा बैठ चल चाय पीते हैं, करते। I cannot just rubbish the thought off. I have to sit with it one day and I have to understand कि ये आया कहाँ से, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं वो थॉट आया कहाँ से और वो इतना इम्पोर्टेंट थॉट कैसे बन गया। ओके, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि एक तो आपने ओपन अप नहीं किया, मे बी आपने अपनी मेंटल हेल्थ की जो है उसको
प्रायोरिटी नहीं दी कि मुझे इसका भी ख्याल करना है, और फिर आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे उसके अंदर। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है। तो अगेन लाइक हमारा ये पॉडकास्ट का एपिसोड इट्स नॉट अ थेरेपी सेशन, एंड आई रियली आई एम गोना ट्राई माई बेस्ट कि मैं वो थेरेपिस्ट वाले रोल में नहीं आऊँ। लेकिन ये जो आपने मुझसे शेयर किया है ना, आई थिंक हम थेरेपी रूम में हम ये अक्सर देखते हैं। हमारे पास बहुत सारे लोग इन चैलेंजेस के साथ आते हैं। तो अगर मैं आपको ये नहीं कह सकती कि एक कोई रीज़न है जिसकी वजह से आप ऐसा फील कर रहे हो। मे बी देयर आर मल्टीपल रीजंस फॉर दैट। सबसे पहले साइकोलॉजी में एक टर्म है, उसको हम बोलते हैं रोल स्पिल ओवर। हाँ, उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करो। अब रोल स्पिल ओवर जो है ना, ये है ही कि आपका जो आपकी साइकी है ना, जो आपका सोचने का अंदाज है, जो एक्टर है, जो बंदा क्रिएटिव है, जो बंदा बहुत ज़्यादा अपने रोल के अंदर इन्वॉल्व है, वो ऐसा होता है कि कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। आप इतना ज़्यादा आप अपने रोल के अंदर चले जाते हो कि फिर समझ ही नहीं आ रहा, वो ही स्पिल हो रहा है हर जगह। आप वापस भी आ गए हो ना, तो उसी को आप स्पिल कर रहे हो हर तरफ। तो ये रोल स्पिल ओवर फिनोमिना सब एक्टर्स में, जो अच्छे एक्टर्स हैं, ये बहुत कॉमन फिनोमिना है। इसीलिए शायद उन्होंने बोला कि एक थेरेपिस्ट भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है उस रोल से बाहर आना। इसके अलावा जो सेकंड रीज़न मुझे लगती है वो ये है कि मे बी आपने यू नीड टू सी कि हाउ एम्पैथेटिक यू आर। आई डोंट नो यू पर्सनली, लेकिन जब भी कोई इंसान, क्योंकि हमारा जो एम्पैथी का लेवल है ना, हर इंसान का एम्पैथी का लेवल जो है ना वो सेम नहीं है। कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हैं, ओवर सेंसिटिव जिसे हम बोल देते हैं ना, कि तुम्हें तो ये भी कह दूँ तो तुम्हें तो ये भी बुरा लग जाता है। सो कुछ लोग बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक होते हैं। एम्पैथेटिक मीन कि यू आर एबल टू फील अदर पर्सन्स इमोशंस। एम्पैथेटिक मीन कि तुम जो फील कर रहे हो ना, वो मैं भी अपने अंदर 100% फील कर रहा हूँ। Okay, so maybe you are over empathetic. Okay, the third reason can be there is one term we call it second hand trauma, secondary trauma. Secondary trauma. Okay, primary trauma या first hand trauma जो आपके साथ हो रहा है, एंड सेकेंडरी ट्रॉमा समटाइम्स आपने वो होते देखा। मेरे पास इस पे अभी रिसेंट भी एक डेवलपमेंट है लाइफ की, पर आप कंटिन्यू करिए। आपको बता दूं, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ट्रॉमा। फॉर एग्जांपल कि लेट्स से मैं जा रही हूँ बाहर और किसी के साथ मेरा एक्सीडेंट हो गया। ओके, गॉड फॉरबिडन, मेरा एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया प्राइमरी ट्रॉमा, ये मेरे साथ हुआ। अब मैं रोड पे जा रही हूँ और मैंने किसी का एक्सीडेंट देख लिया, ये हो गया सेकेंडरी ट्रॉमा। ओके, तो जो एक्टर्स होते हैं ना, जो आपने सबसे पहले बात मेंशन की है एपिसोड के स्टार्ट में, कि जब मैंने वो रोल सीन दिया तो एक्ट्रेस रोने लग गई। दैट मोमेंट इट वाज अ सेकेंडरी ट्रॉमा फॉर यू। अनदर रीजन, लाइक मैं आपको ये कहूँगी, अगेन आई एम नॉट गोना डायग्नोज यू, बिकॉज उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा केस फॉर्मुलेशन बनानी पड़ती है, बट जस्ट माई प्रोफेशनल ओपिनियन, जो मैं देख रही हूँ ना, जो चीज़ें आपने मेरे साथ शेयर की हैं, उसमें कुछ चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। उसका एक ही कंटेंट है, एंग्जाइटी है ये। लाइक जो मुझे लग रहा है, अगेन डायग्नोसिस नहीं है, लेकिन ये एंग्जाइटी के सिम्टम्स हैं। अब एंग्जाइटी के सिम्टम्स में क्या होता है, जब हम किसी भी चीज़ को लेके एंग्शियस हैं, तो उसमें दो तरह के काम होते हैं हमेशा। एक हो जाता है ओवर डूइंग, ओवर एक्सप्लेनिंग, ओवर थिंकिंग, और दूसरा एस्पेक्ट आ जाता है अवॉइडेंस। वट एवर मेक्स यू फील एंग्शियस, आप उसको अवॉइड करना स्टार्ट कर दोगे। आपने मुझे एग्जांपल दी कि यू स्टॉप गोइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, ओके, वो अवॉइडेंस हो गया। अब ओवर थिंकिंग क्या हो गया और ओवर एक्सप्लेनिंग क्या हो गया। लेट्स से आप अपने पार्टनर के साथ बैठे हो, आपने हाथ भी अगर पकड़ना है तो आपने ओवर में भी एक्सप्लेन करोगे, या आप ओवर थिंक करोगे कि पकड़ूं ना पकड़ूं, पकड़ूं ना पकड़ूं, और अगर पकड़ लिया देन आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो कि मैंने क्यों पकड़ा। हाँ, ओके, तो ये जो दोनों सिम्टम्स है ना, ये एंग्जाइटी की इंडिकेशन है। और एंग्जाइटी जो है ना, डज नॉट कम आउट ऑफ द ब्लू। ऐसा नहीं है कि आपने ये रोल प्ले किया और आपको एंग्जाइटी आ गई। इट डज नॉट, इट कैन बी अ ट्रिगर। लेकिन जो ओवर थिंकिंग का जो पैटर्न है ना, मे बी आपने रिफ्लेक्ट करना है अपनी पास्ट लाइफ पे, कि क्या मैं शुरू से ही ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, क्या मैं शुरू से ही मतलब अवॉइड करता हूँ जो चीज़ें मुझे
नहीं सही लगती। फॉर एग्जाम्पल बुलिंग का जो आपने मुझे एक्सप्लेन किया है, यू नेवर नो। और ओवर थिंकर तो हम सभी हैं। आई थिंक हम सभी ओवर थिंकर है ना, सभी ओवर थिंकर हैं। हाँ। मेरे को आपके तीनों पॉइंट से रिजेंबल होता है। लाइक आपने जो अभी सारे तीनों पॉइंट्स बताए, मैं अभी भी ओवर एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस चीज़ को। अगर आप देखोगे तो मैं रेपिटेशन में बहुत हूँ, क्योंकि मेरा ये होता है कि मैं कन्विंस कर दूँ दूसरे पर्सन को कि हाँ मैं सही बोल रहा हूँ। हाँ। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को बिहाइंड द माइंड ये होता है कि मैं कहीं गलत तो नहीं हूँ, तो गलत को सही बोलने के लिए मैं शायद रिपीट कर देता हूँ हाँ, 10 चीज़ें। पर आपका सबसे ज़्यादा जो पॉइंट सेकेंड हैंड ट्रॉमा लगा मेरे को, वो मैं अभी एक बात बताऊंगा जो शायद किसी को भी नहीं पता। माई डैड ऑन 1st July हैड अ हार्ट अटैक एंड देन ही हैड टू गो थ्रू अ कंप्लीट बाईपास सर्जरी। वो 1.5 महीना हॉस्पिटल में थे। मैं आज भी मतलब मेरे पापा मेरे को कई बार बोलते हैं कि आप बेटा आओ मेरे साथ बैठो, मेरे साथ बैठते क्यों नहीं हो आप। I struggle to sit in front of him because I just keep thinking कि उनके ऊपर क्या बीती होगी। तो मेरे को ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि यार वो मेरे साथ ही हुआ है, तो उनका ट्रॉमा ना मैंने ले लिया कहीं ना कहीं। तो मैं स्ट्रगल करता हूँ, अपना वो काम पे बिजी रखता हूँ, घर से बाहर रहता हूँ कहीं ना कहीं इसी थॉट के अंदर कि यार मैं उनको ना फेस टू फेस देख नहीं सकता, उनका दर्द ना मेरे पे आ जाएगा, और मैं बेटा हूँ ना तो मेरे को ही तो लेना है सब कुछ, है ना। तो वो थॉट में मैं बहुत स्पाइरल कर जाता हूँ अक्सर। उनके साथ बैठूंगा तो तभी बैठूंगा जब वो शायद टीवी देख रहे हो, है ना, मेरी ज़्यादा बात ना हो। अगर बात होनी हो जाएगी तो मैं पापा को डिसमिस कर दूंगा किसी भी चीज़ पे, अरे पापा यार आप ऐसे ही बात कर रहे हैं, ये तो ऐसा तो ना होता है, ये वो करके, ताकि वो कॉन्वर्जेशन शायद जाए ना, कहीं और तरफ चली जाए ना। तो अभी क्या 6 महीने हो गए मैं उनके साथ बैठ के ना, मैंने उनके साथ गप्पे नहीं लगाई हैं जैसे पहले लगाता था। क्योंकि जब मैं उनको देखता हूँ ना, वो तो ठीक हो गए, ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैन, ही इज़ आउट ऑफ इट, वो बैक टू अपनी नॉर्मल लाइफ आ गए हैं, अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। मैं नॉर्मल नहीं हो पा रहा उस चीज़ से, क्योंकि मैं ओवर फील कर जाता हूँ उनके साथ क्या बीती होगी। और प्लस जब वो सर्जरी से बाहर आए थे और मेरी मॉम उनको अंदर देखने गई थी, ही वॉज ऑन एनेस्थीसिया, ही वॉज जस्ट शाउटिंग माई नेम, ओम 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 ओम। तो फिर मेरी मॉम ने रिक्वेस्ट करा मेरे को अंदर जाने के लिए। जब मैं अंदर गया ना, उनके बॉडी पे ब्लड है, just come out of a surgery, stitches हैं, pipes are going down his neck। वो विजुअली जो चीज़ थी उसने मेरे को इतना ट्रॉमाटाइज करा हुआ है कि मैं पापा को जब भी देखता हूँ ना, मेरे को वही विजुअल दिखता है, and I am not being able to get out of that frame। This is not secondary trauma, this is primary trauma. This is primary trauma again. Yes. And for me, because camera is so important, film is so important, pictures are so important, visual is so important, that visual became so important। वो जो है ना आपका जो इमेज है, वो बार बार आपको फ्लैशबैक आता है उसका, फ्लैशबैक आता है। और जब भी मेरे को एंजाइटी होती है, जब भी होता है, मैं सो जाता हूँ। फिर लोग मेरे को कहते हैं तू सोता क्यों? एस्केप है ना, एस्केप है। या और अगर ये जो आपने मुझे बताया कि मैं पापा के साथ बैठता ही नहीं हूँ, उस टॉपिक पे बात ही नहीं करता, घर से बाहर रहता हूँ, अपने आप को बिजी रखता हूँ, ये आपका तरीका है अवॉइडेंस का। अवॉइड कर रहे हो आप अपने पापा के साथ बैठ के उस चीज़ को फेस करने से। क्योंकि क्या होता है कि जब फेस करते हैं ना, तो वो बॉडी पे और ब्रेन के ऊपर बहुत हैवी जाता है। अभी भी लाइक यू ऑलमोस्ट टीयर्ड अप, आप रेड हो गए। तो ये जो बॉडी का कनेक्शन है ना हमारे माइंड के साथ, ये बहुत स्ट्रांग होता है। तो चल क्या रहा होता है साइंटिफिकली, क्या चल रहा होता है कि एक थॉट है, उसमें बहुत पेनफुल थॉट है। अब जब उस थॉट को मैंने फेस करना है ना, तो मेरे जो वाइटल्स हैं ना, जो मेरे बॉडी के जो हार्ट रेट है, मसल टेंशन है, ये सब शूट कर जाना है। और जब उसने शूट करना है ना, तो मेरे ब्रेन ने ट्रिगर हो जाना है कि मैं खतरे में हूँ, माई बॉडी इज इन डेंजर। तो अब उस डेंजर को काम करने के लिए योर ब्रेन विल टेल यू टू एक्चुअली अवॉइड इट, कि बात ही नहीं करनी, मुझे ऐसे ये है ही नहीं है। और ये जो आप सो जाते हो ना, ओवर स्लीपिंग एंड अंडर स्लीपिंग, ज्यादा सोना कम सोना, ये भी मेंटल हेल्थ को की सिम्टम्स हैं, कि डिस्टर्ब होने की सिम्टम्स हैं। क्योंकि हम ज्यादा इसलिए सोते हैं क्योंकि मुझे उठ के वो रियलिटी फेस ही नहीं करनी। और मैं स्टार साइन में बहुत बिलीव करता हूँ। तो पाइसेंस, आई एम अ पाइसियन, तो उसमें यूजुअली बोला जाता है कि एस्केपिज्म की तरफ बहुत जाते हैं। तो मेरे को कहीं ना कहीं वो भी कनेक्ट होता है कि मैं एस्केप कर जाता हूँ। अभी धीरे धीरे करके मैं आ रहा हूँ कि आई वांट टू फेस माय बैटल्स, आई वांट टू फेस इट, बट स्टिल टिल अ पॉइंट आई विल फेस इट। उसके बाद मैं एस्केप कर जाता हूँ। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जब भी कोई भी ट्रॉमा हमारी लाइफ में आता है ना,
तो जो हमारा रिएक्शन होता है या जो हमारा कोपिंग मैकेनिज्म होता है कि हम उसको कैसे कोप कर रहे हैं, एक्चुअली उस टाइम पे वही बेस्ट होता है। क्योंकि हमारा ब्रेन जो है उसको पता होता है कि उसने हमें कितनी पेन देनी है और कितनी नहीं देनी है। अगर मैं इस टाइम इसको और ज़्यादा फेस करूँगा तो मैं हैंडल नहीं कर पाऊँगा। तो इसलिए जो भी आपका कोपिंग मैकेनिज्म है ना, वो उस लम्हे के लिए बिल्कुल ठीक होता है। तो कभी भी लाइक डोंट क्वेश्चन ऑन योरसेल्फ कि उस लम्हे में मे बी मुझे रो लेना चाहिए था और मैं नहीं रोया, क्योंकि उस टाइम पे अगर आप नहीं रोए ना तो वो ही आपका जो है कोपिंग मैकेनिज्म था। वो ब्रेन ने आपकी बॉडी को सेफ रखना था, इसलिए उसने आपको रोने नहीं दिया, क्योंकि उस टाइम उतनी कैपेसिटी नहीं थी आपके अंदर। क्योंकि मुझे याद है मेरे डैड के टाइम पे तो मैं हॉस्पिटल में था, मैं रोया ही नहीं, मेरे को सब मेरी मॉम भी होनी थी, क्योंकि मेरे बॉडी का ये था कि मैं रो दिया ना सो आई कांट, जो भी काम है पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स, इंश्योरेंसेस पापा के, मेक श्योर दैट पापा, मुझे आपको ही हैंडल करना है, सारा वही हैंडल करना है। तो कहीं ना कहीं मेरे ब्रेन ने बोला डोंट क्राई, यू कांट ब्रेक डाउन। पर देन मैं गाड़ी में जाता था अपने, बहन को कॉल करता था, अपनी दोस्त को कॉल करता था, एंड आई यूज्ड टू जस्ट vent it out at that point, gather myself up, come back. So I played the role of a good son, but ओमी पे वो क्या असर हुआ, और वो असर कंटिन्यू ही रहा, क्योंकि ओमी तो पहले भी बहुत सारी चीजों से गो थ्रू कर रहा था ना, भी जा रहा था। तो ये 2-3 एडिशंस हो गई जो अभी मैं इस पॉइंट पे बैठा हूँ। लाइफ है ना, क्योंकि आज कभी कुछ हो जाना है, कल फिर उससे कुछ हो जाना है, कल कुछ और। ओमी बिफोर हम अपने एंडिंग सेगमेंट की तरफ जाएं, एक और चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगी। अगेन मैंने वो नोट्स ले लिए थे तो मैं इसलिए उसको बोलूंगी कि आपने एक चीज बोली कि आप जब वो ओवर थिंकिंग कर रहे हो ना, और जब उस नेगेटिव स्पाइरल में हो, तो फिर आपको उस स्पाइरल के अंदर मजा आने लग जाता है, कंफर्ट फील होने लग जाता है। ये बहुत ही डेंजरस है मेंटल हेल्थ के लिए। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग सैड एनवायरनमेंट में रहते हैं ना, मतलब हम सैड हैं अगर, तो फिर सैड रहने में ही मज़ा आता है। डजेंट मैटर कि आप कुछ भी करो, आप खुश हो ना अगर, तो पर ब्रेन आपको कह रहा है कि मुझे सैडनेस ही चाहिए। क्यों? क्योंकि जो चीज़ हम बार बार रिपीट करते हैं ना, वो हमारी आदत बन जाती है। क्यों? क्योंकि ब्रेन के अंदर वो न्यूरल पाथवेज बन जाते हैं। तो अगर आपको आदत है ओवर थिंकिंग की, स्पाइरल करने की, नेगेटिव सोचने की अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, तो वो न्यूरल नेटवर्क बन गए हैं। अब ब्रेन ने उसी तरह ही सोचना है, इसलिए वो कंफर्ट फील होता है। तो अगर आप पॉजिटिव सोचना चाहोगे ना, तो आपका ब्रेन फिर से आपको कहेगा कि नहीं भाई मुझे नेगेटिव ही चाहिए। तो इस साइकिल को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, वही मेरा आई थिंक दिस ईयर का रेजोल्यूशन था। तो मेरे साथ अक्सर ऐसी चीज़ होती हैं कि पर्सनल लाइफ के अंदर ऐसी चीज़ होती है जहाँ ओवर थिंकिंग का एक पॉइंट आ जाता है, किसी के वजह से कुछ हो रहा, क्योंकि ट्रिगर्स तो रहने हैं, ट्रिगर्स हैं मेरे, कुछ पास्ट रिलेशनशिप्स की वजह से ट्रॉमा है, कुछ पर्सनल लाइफ की वजह से ट्रॉमा है, ट्रस्ट का बहुत ट्रॉमा है। तो मेरे पास ऐसे इंसिडेंट आ जाते हैं कि जहाँ मेरे को ट्रस्ट इशू आ सकता है या मेरे को ओवर थिंकिंग हो जाती है। तो अब मैं जागता हूँ उस चीज़ के ऊपर, मैं सोता नहीं हूँ। मैं अभी 15-20 दिन या 1 महीने की बात होगी है, मैं उस थॉट पे जागता हूँ। बोलता जो उम्मीद जिम चलते हैं, वॉक पे चलते हैं, गाड़ी में बैठ के गाने सुनते हैं, और जितना वो ड्यूरेशन ऑफ ओवर थिंकिंग का टाइम है उसको जीते और देखते हैं फाइनल प्रोडक्ट हुआ क्या किसी के वजह से, और फाइनल प्रोडक्ट ठीक हुआ, कुछ गलत हुआ ही नहीं। तो ये मैं अपने आप को स्टडी करता हूँ कि ये जो मैंने टाइम अभी बर्बाद करा अपना ओवर थिंकिंग के अंदर, उसको मैं कंपनसेट कैसे करूँ। तो अगली बार मैं कम ओवर थिंक करता हूँ। फिर कम ओवर थिंक करता हूँ। ये आपके कोपिंग मैकेनिज्म है ना। और एक्चुअली मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही था कि आप इतना कुछ आपने गो थ्रू किया है, और आई थिंक अगेन आपने बोला कि मेरे पापा ही मेरे थेरेपिस्ट हैं, एंड आई थिंक हम बहुत ब्लेस्ड हैं। हम जिस तरह के हमारा फैमिली सिस्टम है ना, हम लोगों के पास ये सपोर्ट होती है, हमारे माँ बाप, बहन भाई, हर किसी के पास नहीं होती अगेन, लेकिन जिसके पास होती है वो बहुत ग्रेट होती है। तो अगर आपके पास ऐसे की सपोर्ट हो तो बहुत कम लोग ही थेरेपी या प्रोफेशनल हेल्प उनको चाहिए होगी, क्योंकि हेल्प मिल रही है। ओके, तो मेरा ये आपसे क्वेश्चन है कि इतना सब कुछ हैंडल कर रहे हो, कोप कर रहे हो, आप कैसे कोप कर रहे हो? लाइक आपके कोपिंग मैकेनिज्म्स क्या हैं? व्हाट आर यू डूइंग दैट्स कीपिंग यू सेन? मेरा एक आई थिंक बहुत ही ब्लेस्ड पॉइंट है कि जब भी मैं काम करता हूँ ना, वही 100% वाला जो मेरा ब्रेन ट्यूनिंग हुई हुई है एक्टिंग स्कूल की वजह से, मैं काम के टाइम पे इतना 100% हूँ कि आप उसमें फुली इन्वॉल्व हो जाते हो और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो उस थॉट से। डिस्ट्रैक्ट मतलब मेरे को शैडो भी नहीं आती उस थॉट की, इतना
क्लियर रहता है मेरा पाथ। तो मैं इसलिए बहुत ओवरवर्क करता हूँ, जो कि अच्छी बात नहीं है, बट लाइक बहुत ओवरवर्क करता हूँ मैं। दूसरा कोपिंग मैकेनिज्म मेरे को एक्चुअली एक हर्ब की वजह से आया था, इट्स कॉल्ड अश्वगंधा। अच्छा। तो मैंने उसके बारे में पढ़ा था, मेरे को मेरे दोस्तों ने भी भेजा था। मेरा बहुत ही खास दोस्त है प्रतीक, जिसके साथ मैं अपनी लाइफ पूरी शेयर करता हूँ, और वो भी मेरा बहुत एक स्ट्रॉन्ग कोपिंग मैकेनिज्म है। हाँ जी, कि वो आपके पास एक सोशल सपोर्ट है, आपके पास कोई ऐसा बंदा है कि आप जा सकते हो और वेंट कर सकते हो, और बेसिक्स तो हमारे यही है ना। वो मेरा सबसे अच्छा भाई है, एंड ही लिसन्स टू मी, he just listens to me and he does not give me any sympathy or any advice or any judgment or any judgment बस कर दे। नहीं, वो मेरे को बस एक बात बोलता है कि तेरी जिंदगी ना वो जेठालाल की तरह, तारक मेहता का एक शो है इंडिया के अंदर, ऐसा रोज तेरे लाइफ में नई प्रॉब्लम होती है, एंड तो वो बस यही कहता है। और तारक मेहता वाला चश्मा भी पहना हुआ है, तो वो मेरे को रोज यही बोलता है, वो कहता है भाई नई कहानी लेके आया तो आज सुना अपनी कहानी क्या है, तो आज ये बता। That's so funny. तो मैं उसको पूरी कहानी बताता हूँ, वो मेरे को एक ही बात बोलता है, भाई तेरी जिंदगी क्रेजी है। और जब मैं वो सुनता हूँ ना, मेरे को कहीं ना कहीं प्राउड फील होता है कि यार आई एम लिविंग अ वेरी डिफरेंट लाइफ। अच्छा। सो दैट इज द एम्पैथी ही गिव्स मी। सो वो मेरा बहुत एक स्ट्रॉन्ग कोपिंग मैकेनिज्म है। दूसरा मेरे को एक हर्ब मिला था अश्वगंधा, उसी ने मेरे को बताया था। अपेरेंटली उसमें बोला जाता है कि आपकी फीलिंग सप्रेस हो जाती है, यू फील लेस, बट व्हेन आई स्टार्टेड टेकिंग दैट, मेरी एंजाइटी, नॉट गोना लाई, बहुत कब कुड बी क्या बोलते हैं उसको, थॉट होता है ना, आप किसी चीज में बिलीव करते हो, प्लेसिबो इफेक्ट भी हो सकता है, आई डोंट नो, पर वो मेरे को कहीं ना कहीं बहुत काम कर गया। हाँ, ठीक है। बहुत मतलब मैं ऐसा सो कॉल्ड अल्फा फील करने लग गया। जो सोसाइटी बोलती है ना अल्फा में कुछ फील नहीं होना, स्टोइसिज्म कि यू कांट फील एनीथिंग, एकदम ही ऐसा एकदम रॉक हार्ड। बट रात को जब मैं वापस अपने बेड पे आता था, वो सारा स्टोइसिज्म चला गया, हो जाता था। जो पिल्लो के अंदर मैंने ख्वाब भर के रखे हैं ना, सब वापस दिमाग में आते थे, ओवरथिंकिंग चालू। एक किसी का मैसेज आ गया, कुछ आ गया तो ओवरथिंकिंग चालू। बट ऑन अ लॉन्ग यूज दैट हर्ब डिड हेल्प मी, इट डिड हेल्प मी टू काम मी डाउन। मैं ये नहीं बोलूंगा मेरी प्रॉब्लम्स को दूर कर दिया, शांत हो गया मैं थोड़ा। आई थिंक जो आप कर रहे हो ना, बहुत ही बेसिक्स हैं, और ये बेसिक तो हर इंसान को करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास कोई एक ऐसा बंदा होना चाहिए, चाहे फैमिली में या एक से क्या 2 होने चाहिए, 3 होने चाहिए, लेकिन ऑथेंटिक होने चाहिए। और जैसे आपने बोला, वो सिर्फ सुनता है, आपको जज नहीं करता, आपको एडवाइस नहीं देता, आपको सिंपैथी नहीं शो कराता, तो आपका जो है ना वो एक बहुत ही सेफ स्पॉट है जहाँ पे आप जाते हो और आप वेंट करते हो, वो बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली आपने अश्वगंधा बोला, इट मेनली कि आपको रिलैक्स करता है। ओके, अब बॉडी को रिलैक्स करने के लिए हर इंसान के जो हैं डिफरेंट स्टाइल्स हैं। आप कुछ भी कर सकते हो, आप एक्सरसाइज कर सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो, योगा कर सकते हो, कुछ खाने ऐसे के खा सकते हो। ये आपके मतलब फिजिक को आपने काम करना है, रिलैक्स करना है कि ये जो हार्ट बीट ज़्यादा हुई है ना, इसको मैंने थोड़ा वापस अपने बैलेंस में लेके आना है। सही है। इसके अलावा आप काम में जाते हो, उससे फिर क्या होता है, इसको हम बिहेवियरल एक्टिवेशन बोलते हैं, कि आपने कुछ छोटे छोटे गोल रख लिए अपने लिए, अब वो अचीव कर रहे हो, तो वो ओवर थिंकिंग से ब्रेक मिल गई है। क्योंकि अगर आप 24 घंटे ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो मैं आपको बताती हूँ कि एक भी नेगेटिव थॉट जब हम अपने जहन में रखते हैं ना, तो उसकी वजह से जो हमारी ब्रेन न्यूरल केमिस्ट्री है वो इफेक्ट हो रही होती है। इमेजिन करो कि अगर 24 घंटे इतनी सारी नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में, तो उससे आपकी ब्रेन न्यूरल केमिस्ट्री लॉन्ग रन पे कितनी डैमेज हो रही होगी। तो वो बिहेवियरल एक्टिवेशन कुछ गोल्स बनाने से आप बाहर चले गए, तो वो चलो ब्रेक मिल गया। अब वो ब्रेक मिला होगा तो ब्रेन शुक्र कर रहा होगा कि शुक्र है कि तूने मुझे छोड़ा, मुझे थोड़ा सा छोड़ा। सही है, तो वो आपने ब्रेक दिया। लेकिन जो मैं इसको कंक्लूड करूंगी कि यू आर डूइंग एवरीथिंग दैट यू नो इज गुड टू डू, ओके, लेकिन इसमें मेनली जो है अवॉइडेंस ऑन द लॉन्ग रन, चाहे वो अवॉइडेंस है पापा के पास बैठने की, या चाहे वो अवॉइडेंस है कैमरा के सामने जाने की, लॉन्ग रन जितना इसको प्रोलॉन्ग करते जाओगे ना, उतना ये प्रोलॉन्ग होती जाएगी। जब तक आप अपना एक्सपोजर नहीं दोगे ना, एक्सपोज नहीं करोगे अपने आप को उस लम्हे के साथ, तब तक एंजाइटी नहीं जाएगी, तब तक एंजाइटी पाइल अप ही होती रहेगी। लेकिन अब उस लम्हे को एक्सपोज करने के लिए यू नीड टू गेट योर बॉडी रेडी, यू नीड टू लर्न कि जब ये हाइपर एक्टिविटी आ रही है तो इसको मैंने काम कैसे करना है। सो यू नीड टू वर्क ऑन योर बॉडी, दैट ग्रेजुअली विल लीड यू टुवर्ड्स फेसिंग दोज ट्रिगर्स। ओके, ये तो प्रोफेशनल एडवाइस हो गई। बाकी आपको मैं ये कहूँगी कि इफ़ इट्स पॉसिबल, मे बी
explore the option of therapy or Yeah. seeking professional help. There is nothing wrong. True. मुझे पता है बहुत बड़ा स्टिग्मा है हमारे सोसाइटी में क्या आई थिंक पूरे वर्ल्ड में ही है. आई मीन इवन I work with so many different people like from different cultural background. थेरेपिस्ट के पास जाना तो एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है. बहुत बड़ा स्टिग्मा. बहुत बड़ा स्टिग्मा है, खास तौर पे आदमी पागल हो गया. हाँ, यही बोला. आदमी यार स्ट्रांग ही नहीं है. Yeah. अब स्ट्रांग नहीं है तो भाई तू मेरी क्या टेक केयर करेगा. मेरी क्या टेक केयर. माँ बाप को कैसे मिलाएं, क्या करें. हाँ, वो आई थिंक 10 चीजें लोग सोच सकते हैं. हाँ, क्या बोलेंगे पेरेंट्स, क्या बोलेंगे हाँ, फैमिली वाले, क्या बोलेंगे. हाँ, अरे यार इससे यही नहीं संभाला जा रहा. हाँ, क्या हम तो थे, क्या करते थे. सही बात ये है. तो आपके फोन और टेलीविजन ने खराब कर दिया आपको. हाँ, ये सब चीजें. वही ना है कि नहीं, लड़के नहीं yeah. रोते. या गेट ओवर दिस. ये सारा सोशल मीडिया का काम है. ये हाँ. तुम्हारे दोस्तों की सोहबत का नतीजा है. और जाओ कब बाहर. से हाँ, अब थेरेपिस्ट के पास जाओगे Yeah. तो वो ये बताएगी आपको ये तुम ऐसे कर रहे हो, ये उसके कहने पे कर रहे हो. ये सारी चीजें हैं. लेकिन आपने खुद से रिफ्लेक्ट करना है कि ये चीज़ों को ना आप अपने दिन में ना आप अपने बिहेवियर को नोट करो और 2 चीज़ें पिकअप करो. अवॉइडेंस और ओवरडूइंग. और अगर आपको लग रहा है कि इन दोनों चीज़ों से आपकी मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस में इजाफा हो रहा है, मे बी थिंक ऑफ सीकिंग प्रोफेशनल हेल्प. क्योंकि ऐसे टूल्स होते हैं, ऐसी कुछ टेक्निक्स होती हैं जिसके ज़रिए we take your hand and we go through this together. Oh wow, lovely. Why not? I mean, Okay. I'm a complete supporter of it. हाँ, Yeah. मतलब ये जो पापा के साथ बात नहीं करना ना, वो जो सारी बातें आपने पापा से करनी है ना, Yeah. आपके थेरेपिस्ट ने ऑलरेडी आपसे करवा देनी है थेरेपी रूम में. Hmm. और उसने आपकी बॉडी को भी रेडी कर देना है कि अभी Yeah. तू रेडी है. और फिर उसने आपको गोल देना है कि टुमारो यू Yeah. गोना गो दिस टाइम एंड यू गोना सिट विद योर डैड. Oh wow. सो दिस इज हाउ थेरेपी Yeah. वर्क्स. Oh wow, lovely. I didn't know about this though. क्योंकि हमें पता नहीं होता. जो लोग हाँ. लेते हैं वो शायद बताते भी नहीं है. हाँ, बहुत जने जो थेरेपी लेते हैं, मेरे को आइडिया है जिन लोगों का हाँ, थेरेपी, they don't come and share it outside because I हाँ. think it might be personal to them. हाँ, बट इतना एडवोकेट होता नहीं है ये चीज़. इतना शायद किसी को चोट लग गई तो आगे बताएंगे भाई देख बैंडेड लग गए, चल देख तेरा भाई गिर गया था यार. पर मेंटल हेल्थ के बारे दे डोंट, पीपल आर नॉट प्राउड अबाउट इट कि यू नो आई एम सीकिंग हेल्प यार, आई एम आल्सो ह्यूमन. तो मे बी या व्हाई नॉट. लाइक इफ आई थिंक मेरे ब्रेन के साथ तो आई नीड अ टाइमलाइन, आई नीड अ डेडलाइन और मे बी आई नीड अ स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन इट ताकि एटलीस्ट फ्यूचर इज ब्राइटर देन व्हाट द करंट इज. ओमी, आई एम सो टच्ड. Likewise, I'm so I'm inspired. so touched. और बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका कि आप वल्नरेबल हो और आपने झिझक नहीं महसूस की इतना पर्सनल बातों को शेयर करने के लिए. और मेरे ख्याल से हम सब लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारा कुछ चल रहा होता है लेकिन हम ओपन अप नहीं करते. और जो एक फसाद होता है ना हमारा, वो परफेक्ट लाइफ का और परफेक्ट और अपनी पेन को शेयर ना करना. हर किसी का अगेन कोपिंग स्टाइल डिफरेंट होता है. लेकिन आई रियली अप्रिशिएट कि आपने आज हमारे इस पॉडकास्ट में आके इतनी वल्नरेबिलिटी के साथ अपनी ये चीज़ों को शेयर किया है. तो आई होप कि आपका ओपन अप करना कोई 2 लोगों को भी अगर इंस्पायर कर जाए तो आई थिंक जो मेरा पॉडकास्ट का मकसद है वो पूरा हो जाएगा. शुक्रिया. बहुत बहुत शुक्रिया थैंक आपका. यू सो मच. आई मीन मेरे को अगर मैं एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ इसलिए ताकि आपकी एनर्जी इतनी अच्छी है कि मैं वो शेयर कर पा रहा हूँ. आप यू आर लिसनिंग टू मी एंड देन यू आर रेसिप्रोकेटिंग विद दैट सेम एनर्जी ताकि वो एक फ्लो रहे, जो एक अटूट फ्लो रहता है हाँ. वो था यहाँ पे बरकरार. तो थैंक यू सो Thank मच you कि so आपने मुझे इतना much. कंफर्टेबल फील थैंक करवाया. यू, आई रियली थैंक यू अप्रिशिएट. सो मच. थैंक यू. थैंक यू. उन सब लोगों के लिए जो इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं, ये याद रखना ज़रूरी है कि मेंटल हेल्थ पर बात करना कमज़ोरी नहीं बल्कि एक स्ट्रेंथ है. आपके जज्बात और मुश्किलात को समझने के लिए मदद लेना एक ज़रूरी पहला स्टेप है. अगर आपको ये एपिसोड मीनिंगफुल लगा तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें. हमें सोशल मीडिया पर अपना फीडबैक और अपनी कहानियाँ शेयर करना ना भूलें. आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और हम चाहते हैं कि ये गुफ्तगू आगे बढ़ती रहे. मिलते हैं अगली एपिसोड के साथ.